वंदे मातरम। मित्रों, आज का जो विषय है न्यायालय का भारतीकरण। जहाँ तक प्रश्न है न्यायालय के भारतीकरण का, तो हम भारत के हैं, भारत हमारा देश है, तो न्यायालय का तो भारतीकरण होना ही चाहिए। और अधिक मात्रा में न्यायालय का भारतीकरण है ही। अगर कुछ किसी को कम लगता है तो उसके लिए ही वयम भारतीयाः की स्थापना की गई है। वयम भारतीयाः यह एक शब्द नहीं है, यह महामंत्र है। यह हमारे संविधान का प्रथम शब्द है। इस शब्द को हमने कहीं से उधार नहीं लिया है। यह शब्द हमारे वेद की देन है, हमारे ऋषियों और मुनियों की देन है। क्योंकि जो भारत की संस्कृति है वो मैं नहीं तू की संस्कृति का द्योतक है। वयम भारतीयाः मैं नहीं तू की संस्कृति का द्योतक है। वयम भारतीयाः हमारे भारतीय परंपरा और संस्कृति का उद्घोष है। वयम भारतीयाः ऋषि, हमारे मुनि, हमारे महापुरुषों के सुकृति का पाथेय है। वयम भारतीयाः भारत की मिट्टी की सुगंध की खुशबू है। वयम भारतीयाः भारत माँ के आंचल की स्नेह, मर्ममयी स्नेह की कृतज्ञता है। इसीलिए जब हम वंदे मातरम और भारत माँ की जय के उद्घोष करते हैं तो विश्व में भारत की धाक और साख को स्थापित करने का परम पुरुषार्थ प्रकट होता है। इसलिए आइए हम सब यहाँ जो बैठे हैं सभी लोग वयम भारतीयाः के ही अंग हैं। भारत हमारा देश है, हम भारत के नागरिक हैं और हमने ही भारत को विश्व का सिरमौर बनाने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया है। जिस समय भारत के संविधान का निर्माण हुआ 1950 में 26 जनवरी से एक दिन पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक चिंता व्यक्त की थी कि इस संविधान के निर्माण के बाद क्या हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहेगी। इसके पीछे भाव उनका ये था कि भारत क्या इसके पहले स्वतंत्र नहीं था, लेकिन एक बार इसकी स्वतंत्रता छीनी गई। क्या भारत के संविधान के निर्माण के बाद इसकी स्वतंत्रता अबाधित रहेगी। इसी चिंता के साथ उन्होंने समाधान दिया कि भारत का संविधान कितना भी अच्छा और कितना भी बुरा क्यों न हो, यह ज़्यादा महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कि उस संविधान का निर्वचन करने वाले लोग कैसे हैं, उस संविधान का भाष्य करने वाले लोग कैसे हैं। कितना भी अच्छा संविधान हो, किंतु अगर उसका पालन करने वाले लोग ईमानदार नहीं हैं तो ऐसे लोग गलत निर्णय करने से कोई रोक नहीं सकता। और संविधान में कुछ कमियां भी हैं और संविधान का निर्वचन करने वाले लोग, संविधान का पालन करने वाले लोग अगर ईमानदार हैं तो अच्छा निर्णय करने से कोई रोक नहीं सकता, वो अच्छा ही निर्णय करेंगे। बंधुओं, भारत का जो संविधान है हमें इसके मर्म को समझना चाहिए। जिन लोगों ने भारत के संविधान के मर्म को नहीं समझा है उन्होंने ही संविधान को समय परिस्थिति काल में जब ऐसे लोग सशक्त हुए तो संविधान का गलत निर्वचन करते हुए उन बातों का समावेश करने का प्रयास करते हैं जिससे संविधान की चिरंजीविता पर प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि भारत मृत्युंजय राष्ट्र है और मृत्युंजय राष्ट्र भारत का संविधान चिरंजीवी होना ही चाहिए। और इसलिए भी आवश्यक है, ये मृत्युंजय राष्ट्र भारत के आप अमर नागरिक हैं, तो ये हमारे अस्तित्व का भी विषय है कि भारत का संविधान चिरंजीवी ही होना चाहिए। इसकी चिरंजीविता पर तनिक भी प्रयास को हमें विफल करना है, ऐसी किसी भी ताकत से हमें सावधान रहना है। आइए हम संविधान की तरफ लौटते हैं और इस बात का अन्वेषण करते हैं कि भारत का संविधान न्यायालयों के भारतीकरण की ओर ही इंगित करता है और संविधान में कोई ऐसी बात नहीं है जो बाहर से ली गई है। ये पाश्चात्य विषय को लेकर के लोग कहते हैं कि संविधान का ये भाग ऑस्ट्रेलिया से आया, कनाडा से आया, रूस से आया, अमेरिका से आया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो भाव हैं ऑलरेडी हमारे संविधान में जो हैं वो हमारे शास्त्रों से ही लिए गए हैं। क्योंकि हम ईमानदार प्रयास करके संविधान के मर्म के अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे और चिरंजीवी
संविधान को सशक्त बनाने के लिए हम बार बार ऐसा करते रहेंगे। संविधान की प्रस्तावना अगर आप पढ़ें तो संविधान के निर्माण का जो मूल उद्देश्य है वो एक शब्द में, एक लाइन में हम व्यक्त कर सकते हैं। अगर एक शब्द में व्यक्त करना है तो हम, एक सेंटेंस में व्यक्त करना है तो उसको भी हम कह सकते हैं कि हम भारत के संविधान का निर्माण व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता के बढ़ाने के लिए किया है। अगर ये भाव संविधान के प्रत्येक इंटरप्रिटेशन में हो, संविधान के प्रत्येक आर्टिकल्स में हो, जज के मन में ये विषय रहे कि इस संविधान का इंटरप्रिटेशन जो मैं कर रहा हूं, इससे क्या व्यक्ति की गरिमा बढ़ेगी, क्या राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाला जो बंधुत्व का भाव है वो विकसित होगा। अगर ये दोनों का उत्तर किसी भी न्यायालय को, किसी भी जज को, किसी भी न्यायाधीश को यस में मिलता है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए, और नो में मिलता है तो जरूर उसको समझना चाहिए इसमें और परिश्रम की जरूरत है। क्योंकि ये उद्घोष है, संविधान का निर्माण हमने लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया है, गणतंत्र की स्थापना के लिए किया है, सबको न्याय, सबको अवसर, सबको स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया है, ये एक बात है। लेकिन अंततोगत्वा हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं? हम व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व भाव को विकसित करना चाहते हैं इस संविधान के लिए। यह संविधान नहीं हमारा धर्म ग्रंथ है। इस संविधान के अलावा हमारा और कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। एक समय था जब भारत में कोई संविधान नहीं था, न राजा था, न न्याय था, न न्यायालय था, सब लोग स्वतंत्र रूप से चलते थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म श्रुति यह नीति। ये भाव था, ऐसा था समाज। लेकिन कुछ परिस्थितियां आ गई जिसके कारण उन विकृतियों को रोकने के लिए संविधान का निर्माण किया गया और वो संविधान बना। वो हमारा मार्गदर्शक है, आज ही वो मेरा धर्म ग्रंथ है। संविधान का उद्देश्य ही है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व भाव को विकसित करने के लिए हमने इस संविधान का निर्माण किया है। तो हमारे हर कार्य में ये भाव निहित होना चाहिए। हमारे वयम भारतीय का यही उद्देश्य है। वयम भारतीय जब हम कहते हैं तो उसमें भारतीयकरण ही 100% है, और कहीं कुछ उसका इंटरप्रिटेशन गलत है तो हम उसको सुधार करने का प्रयास करते हैं, उसको पॉजिटिव वे में देखते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। ऐसा क्यों है? हम न्यायालय का भारतीयकरण क्यों करना चाहते हैं? उसके पीछे बहुत बड़ा विचार है, बहुत छोटा विचार नहीं है। क्योंकि भारत ही वह देश है जो विश्व में सबके कुशल क्षेम की कामना करता है। दुनिया को भारत विश्व बंधुत्व मानता है। हम कहते हैं, अयम हमारे संसद की में लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। हमारा आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया को हम अपना भाई बंधु मानते हैं, और स्वाभाविक है जब सारी दुनिया को अपना भाई बंधु मानते हैं तो उसको श्रेष्ठ बनाने का, उसको उत्कृष्ट बनाने का दायित्व तो भारत का है। इसीलिए हम अपना दूसरा आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं, रणवंतो विश्वमार्यम। हम किसी और को श्रेष्ठ नहीं बनाना चाहते, विश्व को इसलिए श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं कि हम उस विश्व को हम अपना भाई बंधु मानते हैं। और इसलिए भारत के न्यायालयों का भारतीयकरण होना ही चाहिए, पाश्चात्यकरण नहीं होना चाहिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण मिलता है हमारे यहाँ। जिस समय संविधान की स्थापना हुई तो हमारी उद्देशिका थी, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। लेकिन 26 वर्ष की अवधि के पश्चात रातों रात आपातकाल के दौरान एक सरकार द्वारा एक व्यक्ति के विचार को थोपते हुए 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में डाल दिया गया। वो 3 शब्द क्या था? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब कल्पना कीजिए, इसकी कोई आवश्यकता थी क्या? अगर ये शब्द नहीं डाला जाता तो क्या पहाड़ टूट जाता क्या? जब राष्ट्र संविधान की स्थापना ही हुई है एकता को स्थापित करने के लिए, तो फिर अखंडता शब्द की वहां क्या आवश्यकता थी? जब संविधान की स्थापना ही हुई है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द की आवश्यकता ही क्या थी? ये वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण इन शब्दों को जोड़ा गया है। इसलिए इन शब्दों से हमें बचना चाहिए। आज वो संविधान का भाग है, तो कल्पना कीजिए, मूल इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय इन सारी बातों पर चर्चा हुई थी, पंथनिरपेक्षता पर भी चर्चा हुई थी, समाजवाद पर भी हुई थी। उस समय नहीं हुआ, 26 वर्ष बाद क्यों लागू हुआ? इसलिए कि उस पीढ़ी के लोग जब नहीं रहे तो नई पीढ़ी ने नई बात को डाल दिया, क्योंकि ये उसको अच्छा लगता था। कभी भी किसी भी संविधान का इंटरप्रिटेशन व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण नहीं करना चाहिए। जिस समय संविधान का निर्वचन हो उस समय समाज सामने हो, उस समय राष्ट्र सामने हो। और जब राष्ट्र सामने होगा तो ये सब बातें गौड़ हो जाएंगी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वही होना चाहिए जो राष्ट्र के लिए उपयोगी है। जहाँ तक प्रश्न है भारतीयकरण का, एक चीज़ जरूर चुभती है कि भारत में इतने न्यायालय हैं, सभी न्यायालयों में भारतीय भाषाओं में कार्य नहीं होता। सामान्यतः
जनपद न्यायालयों में तो भारतीय भाषाओं में कार्य होता है, किंतु उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भारतीय भाषाओं में काम नहीं होता है। हालांकि हमारे इस विश्वास को, हमारे इस विचार को सुप्रीम कोर्ट ने तवज्जो दी है और उसने कहा है कि न्यायालय के जो निर्णय हो सभी भाषाओं में जाने चाहिए। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं होगा। भारत की जो न्याय परंपरा है वो विश्व की श्रेष्ठ न्याय परंपरा है और इस श्रेष्ठ न्याय परंपरा को स्थापित करने में मात्र 2% जो कि भारतीय हैं और अंग्रेजी के ठीक ठाक जानकार हैं उनके द्वारा स्थापित की गई है। कल्पना कीजिए, जिस दिन भारतीय न्यायालय में भारतीय भाषाओं का प्रयोग होगा, भारतीय भाषाओं की मस्तिष्क का प्रयोग होगा, 90%, 100% मस्तिष्क का उपयोग होगा, उस समय हमारी न्याय व्यवस्था कितनी श्रेष्ठ होगी। आज की श्रेष्ठता पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन हर व्यक्ति उत्कर्ष देखता है। तो जितना उत्कर्ष हमारा हुआ है, अगर सारी भारतीय भाषाओं के जो उत्कृष्ट व्यक्तियों द्वारा उत्कृष्ट विचार है और उसके अनुसार न्यायालय का, उसके अनुसार संविधान का निर्वचन किया जाएगा, तो हमारी कितनी उत्कृष्ट परंपरा होगी और उसका लाभ जिस दुनिया को हम अपना बंधु मानते हैं उसको श्रेष्ठ बनाने में ये न्याय परंपरा कितनी उपयोगी होगी। इसलिए हमें अपने मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए। मातृभाषा का उपयोग करते हुए हमारी एक राष्ट्रभाषा हो, राष्ट्रभाषा का उपयोग हम सबको करना चाहिए। इस परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं? हम अपना कार्य अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करें और प्रयास करें कि जो संविधान द्वारा प्रदत्त भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है उसमें हम काम करने के लिए सक्षम हों। आज संभव है कि हम तमिलनाडु में हैं, केरल में हैं, कर्नाटक में हैं, महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में हैं, वहाँ की भाषाओं का उपयोग स्थानीय लेवल पर हम करते हैं, करना ही चाहिए, वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन हम सबको एक विचार के आदान प्रदान के लिए, एक मुखी होने के लिए एक भाषा परम आवश्यक है और वह भाषा हिंदी है। इसलिए ये संभव है कि हमारा प्रारंभ अपनी मातृभाषा में हो, लेकिन हमारा गंतव्य जिस समय हमारी चिता जले उस समय हमारी संबोधन, हमारे उद्गार, हमारे श्वास प्रश्वास राष्ट्रभाषा हिंदी में अवश्य उद्गृत हों, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। क्योंकि ये ही भाषा है जिसकी वजह से हम अंग्रेज को की बात को ठीक समझ लेते हैं, लेकिन अपने ही भाई बंधु हैं उत्तर प्रदेश की बात को तमिलनाडु के स्थानीय लोग नहीं समझ पाते, तमिलनाडु के स्थानीय लोग महाराष्ट्र की बात को नहीं समझ पाते। इसलिए आवश्यक है कि भारतीय भाषाओं का उपयोग स्थानीय लेवल पर भी हो और राष्ट्रीय लेवल पर एक भाषा का विचार हो। एक प्रश्न जरूर है जिसको हम कह सकते हैं कि इसका भी भारतीयकरण होना चाहिए, वो है संविधान के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। बंधु, ये बात सत्य है कि दुनिया के अन्य संविधानों से भारत का संविधान श्रेष्ठ है। इसमें किसी भी प्रदेश को भारत से अलग होने की कोई व्यवस्था नहीं है। आ सकते हैं, इसमें से जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी इस नानुकुल को और स्पष्ट करने के लिए ये साफ साफ व्यवस्था होनी चाहिए कि भारत एक राष्ट्र है और भारत के अंतर्गत जो राज्य हैं वो उस राष्ट्र के अंग हैं। जिस प्रकार से शरीर अंगों का समूह नहीं होता, शरीर के सारे अंग होते हैं, इसी प्रकार से भारत एक राष्ट्र है और उस राष्ट्र के ये जो राज्य हैं उसके अंग हैं। और किसी भी अंग को कोई भी कष्ट हो तो दूसरा अंग, वो शरीर जिस प्रकार से उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी शांति के लिए प्रयास करता है, उसी प्रकार से राष्ट्र भारत प्रत्येक राज्य को अपना अंग समझ करके उस दायित्व का निर्वहन करे। फिर जब ऐसा होगा तो छोटे बड़े का प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा। एक विषय और है, भारत को पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। कल्पना कीजिए, अगर भारत पंथ निरपेक्ष है तो भारत में पंथ निरपेक्ष कानून क्यों नहीं है, क्यों नहीं होना चाहिए? और जब भारत सारी दुनिया को अपना बंधु मानता है, सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेता है, भारत का आदर्श है, जिस संविधान का प्रारंभ हमसे हुआ है, ये हम की संस्कृति जो है वो भारत की वैदिक संस्कृति है। संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनान से जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। जब हम इस संस्कृति के द्योतक हैं, मैं की संस्कृति नहीं है भारत की, हम की संस्कृति है, तो जब हम आ ही गया तो फिर छोटा बड़े का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कानून बनेगा हम के लिए, व्यवस्था बनेगी हम के लिए, हॉस्पिटल बनेगा हम के लिए, जो भी तंत्र विकसित होगा हम के लिए। क्यों होगा? क्योंकि हम भारत के लोगों ने जिस संविधान का निर्माण किया है वो हम के कल्याण के लिए किया है, मैं के कल्याण के लिए नहीं किया है। अगर कोई व्यक्ति मैं के कल्याण के लिए कोई काम करता है, मैं के लिए करता है, तो वह परित्यक्त होना चाहिए, त्याज्य होना चाहिए। आज इस अवसर पर हम आप सभी से ये कामना करते हैं, आइए हम सब भारतीय हैं, भारत को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने के लिए मिलकर के प्रयास करें, एक मुखी होकर प्रयास करें, एक विचार से प्रयास करें और भारत माता के भाल को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर प्रस्फुटित प्रखरित
करने का एक विचार व्यक्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वंदे मातरम।